कैसे हैं भाई? मैंने आपको कहा था ना कुछ क्वेश्चंस देख के रखना 45 से 55 मैं डिस्कस करा देता हूँ आपको। सब बढ़िया। 45 क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1.5 kg एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ वायर व्हिच वन एंड इज फिक्स टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब कुछ ऐसा है ना, सेंटर ऑफ द डिस्क यहाँ से लटका के रखे उसको, ठीक है। When a torque of 15 into 10 raised to the power minus 2 न्यूटन मीटर पर रेडियन, टॉर्क दे रखा 15 into 10 raised to the power minus 2 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये दे रखा है ना, इज अप्लाइड देन द डिस्क बिगिंस टू ऑस्किलेट, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। इसको अप्लाई किया तो ऑस्किलेट करना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ से खींच के इसको अप्लाई किया या जो भी हो, ऑस्किलेट करना शुरू हुआ या यूँ ऐसे है ना, डिस्क को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो ये ऐसे मूव कर रहा, ये तुमने लगाया फोर्स। इसको बोलते हैं टॉर्क, न्यूटन मीटर टॉर्क अपॉन थीटा। इसको बोलते हैं टॉर्क पर यूनिट रेडियन, मतलब एक रेडियन घुमाने के लिए कितना फोर्स लगा, टॉर्क। रोटेशनल में फोर्स की जगह हम क्या यूज करते हैं, टॉर्क। इसको कहते हैं, इसको इसी को बोला जाता है टॉर्क पर एंगल ट्विस्ट, पर एंगल ट्विस्ट ऐसा बोला जाता है। और एंगल को हमेशा रेडियन में लेते हैं, आपको पता है, डिग्री के लिए कोई जगह ही नहीं, ट्विस्ट, टॉर्क पर एंगल ट्विस्ट ऐसा बोला जाता है, देखो है ना। अब जरा देखो, टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πI/mgl, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जरा इसको अगर मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, मान लो इधर कौन सा लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा लगेगा, ये बहुत बार हो चुका, mg sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क अगर मैं निकालूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर मैंने बोला था कि एंगल अगर बहुत छोटा हो ना, एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हो, टैन थीटा को भी थीटा ले सकते हो। इस कंसेप्ट को बहुत बार बता चुका हूँ। लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा को थीटा लिया जा सकता है, टैन थीटा को भी थीटा लिया जा सकता है। क्यों, ये हमेशा रेडियन में होता है। यहाँ पे बिंदी तो लगाया नहीं, इसका मतलब रेडियन में। और आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, π/180 रेडियन, 3.14/180। देखो कितना छोटा, साइन 0 0 होता है, साइन 1 रेडियन को 1 लिख सकते हो, है ना, साइन 1 रेडियन को ये लिख सकते हो, 1 रेडियन मतलब ऐसा, 1 डिग्री को, सॉरी ये 1 डिग्री को इतना रेडियन लिख सकते हो, बहुत छोटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो यहाँ पे mg थीटा एल हो गया, वो देखिए टॉर्क, टॉर्क अपॉन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, mgl, समझ रहे, ये देखो टॉर्क न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये दे रखा। यही वाला वैल्यू तुम्हारा दे रखा कितना, 15 into 10 raised to the power minus 2 न्यूटन मीटर पर रेडियन, यही वाला वैल्यू दे रखा तुम्हारा, देखो ये दे रखा। अब यहाँ पे तुम लगा दो, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है, सेंटर के अबाउट, डिस्क है mr²/2, रिंग तो है नहीं, डिस्क है, ये होता है सेंटर के अबाउट, और सेंटर के अबाउट ही तुमने टांगा है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी वही है जो सेंटर ऑफ मास है। तो आई, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, I = यहाँ पे ऐसे लगाते थे ना, ml², इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये लगाना। रेडियस दे रखा, ये फॉर्मूला लगा देना, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, इसको बोलते हैं टॉर्क पर एंगल ट्विस्ट। बना के देखना, आ जाएगा। 46 क्वेश्चन देखता हूँ। अ मास ऑफ 200 ग्राम इज कनेक्टेड टू अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 5, ठीक है, एंड फ्री टू ऑस्किलेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इट्स मोशन। देख रहे हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ऐसा वाला स्प्रिंग के केस में, है ना। ये देखो यहाँ पे फिक्स कर देगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ऐसे से रोटेट करेगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। ओमेगा की जगह क्या होता है, याद करो, k/m। तो यहाँ से t = क्या हो गया, 2πm/k, है ना, ये हो गया। सिंपल पेंडुलम के केस में भी यही, स्प्रिंग के केस में तो यही चलता था, बाद में यही कन्वर्ट होता था उसमें, इसमें ये देखो m दे रखा, k दे रखा। इसका मास, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल लेते हैं, मास केवल इसका लेते हैं जो लटका रखा तुमने। यही तो लगता है, बस यही फॉर्मूला है, सारा कुछ दे रखा तुम्हारे सामने, देखो k दे रखा, m दे रखा, सबको खाली इसमें लेना, SI यूनिट में ले लेना, ट्राई करना, नहीं बने तो बताना भाई।
ठीक है। 47 मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, द मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। ये सिर्फ फॉर्मूला लगा देना ना, फॉर्मूला लगा देना है ना। v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स दे रखा 2 सेंटीमीटर पे कितना होगा मैक्सिमम पूछे तो ये 0 कर देना, ओमेगा ए। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्स की जगह ए रख देना। मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछे कि ए मैक्सिमम क्या होगा तो क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए रख देना, ये मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी का तो इकलौता फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। और ये v का क्या फॉर्मूला होता था भाई, v का ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसका मैक्सिमम अगर करना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, मिनिमम करना है तो x को a करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता था। ये किसका फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। अगर x 0 करोगे मतलब मिनिमम मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता था, और x को a करोगे मैक्सिमम पे, दोनों को ऐड करके देखो, काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करके देखो ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी। ये हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। क्लियर है, ये लगा देना। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, इसका ग्राफ वगैरह सब बता चुका हूँ मैं, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा, तो ट्राई कर लेना, कहने का मतलब अ मास इज सस्पेंडेड, देखो तो स्प्रिंग कांस्टेंट k हैज़ अ पीरियड t, इफ अ मास m इज एडेड द पीरियड बिकम्स 3t, कैलकुलेट m इन टर्म्स ऑफ m। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा हूँ, ये हिंट है ना, इसको ट्राई कर लेना, नहीं बने तो पूछ लेना, है ना। इसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा मैं, फ़िलहाल हिंट दे रहा हूँ, आंसर से मैच करा देना, किसी न किसी का तो आ ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इसका 48 का, कहते हैं स्प्रिंग है, उससे आपने एक मास सस्पेंड कर रखा है, ये देखो स्मॉल m। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। हमेशा मास हमेशा इसका लेते हैं, इसका जो मास होता है ना वो 0 मान लेते हैं, स्प्रिंग का मास जो उससे के साथ बांध रखा ना, खाली उसका मास। कहते हैं एक मास और अटैच कर दिया तो टाइम पीरियड 3t हो गया, इसके साथ एक और मास अटैच कर दिया, ये तो था ही, एक और लगा दिया इसके साथ, कैपिटल M, स्मॉल m पहले से था, कैपिटल M और डाल दिया तो 3t हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई m प्लस m बाई k हो गया। डिवाइड कर देना, m और m का रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट m इन टर्म्स ऑफ m, तो यहाँ से निकाल के देखना, m इक्वल टू हो जाएगा 8m। डिवाइड कर देना, या t की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देना। ये था 48, 49 देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ, ये वीडियो चल रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज 5 हर्ज, क्वेश्चन नंबर 50 है ना। फ्रीक्वेंसी दे रखा 5 हर्ज है ना। व्हेन अ 4 ग्राम मास इज अटैच टू द स्प्रिंग, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये लो फ्रीक्वेंसी दे रखा। ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई m बाई के, और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, जानते हो, 2 पाई m बाई के। अब यहाँ पे ना मास तुमने लटका रखा है 4 ग्राम का, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना और k का वैल्यू निकालना, ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे रखा तो हो जाएगा। 51 देखिएगा, ठीक है ना, ट्राई कर लेना। 51 अ मास ऑफ 0.51 kg कनेक्टेड टू अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर, के दे रखा। ऑस्किलेट ऑन अ हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास, इस एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दे रखा है ना, 0.03 मीटर है ना। अब जरा देखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्स को 0 करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर, तो ए बचेगा खाली, मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा।
ये। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, ए तो दे रखा 0.03 मीटर। अब देखो यहाँ पे मास भी दे रखा, फोर्स कांस्टेंट भी दे रखा, बस अब जान देना रह गया था, सारा तो दे ही दिया। फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा का फार्मूला K/M, ओमेगा स्क्वायर, के दे रखा और सब दे रखा। के कितना दे रखा है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट दे रखा 20 न्यूटन पर मीटर, ऑलरेडी SI यूनिट है, और मास दे रखा 0.5 kg। तो ओमेगा निकाल लेना, यहाँ पे पुट कर देना, आ जाएगा। के दे रखा और टोटल एनर्जी, एनर्जी टोटल पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी जो हमेशा बना रहता है एक समान, हाफ ओमेगा स्क्वायर मास लेंगे, ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के, मास हमेशा जो तुमने लटका रखा वो, इसका मास आपके सिलेबस में 0 है ही नहीं, ठीक है। 52 काइनेटिक एंड पोटेंशियल अलग अलग निकाल देना, डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, फार्मूला बता चुका हूँ, बना लेना भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, अ स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच बाय 25 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग इज केप्ट वर्टिकल, ठीक है, मास m और लोअर एंड, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक इफ द ब्लॉक मेक्स 5 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। एनर्जी दे रखा 5 जूल, जब 25 सेंटीमीटर से खींच के लाया। क्वेश्चन को समझ लो पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये है 53 है ना। पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था L, इसको खींच के और नीचे लेकर आए। अब कितना और बढ़ा दिया 25 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो एनर्जी आ गया ना, एनर्जी आ गया वो 4 जूल दे रखा है, 5 जूल ये एनर्जी आ गया। तो भाई टोटल एनर्जी तुमने यहीं तक तो खींचा, मतलब ये टोटल एनर्जी है। 25 इधर खींचा, फिर 25 ऊपर जाएगा, 25 मीन से 25, तो यहाँ से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए मालूम ही है 25 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। ओमेगा मास निकालना है, ये दे रखा 5, ए पता है, मास निकालना है ओमेगा। अब ये 5 ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा कि ये स्प्रिंग 5 ऑस्किलेशन पर सेकेंड, ओमेगा यहीं से निकलेगा, 1 सेकेंड में 5 ऑस्किलेशन, समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी हो गया, और क्या चाहिए। अगर सुनना मेरी बात, तो एक ऑस्किलेशन का मतलब एक चक्कर में 360 डिग्री, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 5 ऑस्किलेशन में इतना रेडियन का एंगल बनेगा, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन में 2 पाई, तो 5 में 10 पाई, और ये ऑलरेडी पर सेकेंड दे रखा, हो गया ओमेगा निकल चुका। ओमेगा इक्वल टू क्या निकल गया, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू पुट कर देना, ए तुम्हारा दे रखा 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, ये दे रखा मास निकाल लेना, ठीक है। 54 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फिगर दे रखा, और इस पर मैं बात कर लेना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो आपने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। जैसे ये देखो, ये 2 स्प्रिंग लेता हूँ, पहले इसको समझो, पहले कंसेप्ट को समझ लो इसको। ये मास m है, ठीक है, 2 अलग अलग स्प्रिंग है, इसका K1 है, इसका K2 है, क्लियर है। इसको खींच के यहाँ पे कर दिया, ये जगह पे तो था ही, थोड़ा सा और नीचे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है भाई। अब ये देखो, समझ लो कितना, पहले इतना था, x मैंने बढ़ा दिया, तो दोनों x से ही बढ़ेगा ना, क्लियर है। ऐसे खींचोगे तो ऐसे थोड़ी ना हो गया, ऐसे हो गया, तो x बढ़ेगा, क्लियर है। दोनों x से, इसका K1 है, इसका K2 है, K1 K2 अलग है, तो मतलब फोर्स अलग अलग है। इस पे जो ये जो चेंज आया ना, जो एक्सटेंशन हुआ, किसकी वजह से, तुमने फोर्स लगाया होगा, है ना। अब ये फोर्स 2 जगह पे डिवाइड हो गया, एक इसमें एक इसका टेंशन T1 ले लेता हूँ, इसका टेंशन ले लेता हूँ T2। ये जो तुम्हारा टोटल फोर्स है ना, इसके अगेंस्ट में देख लो, अभी इक्विलिब्रियम में आ गया, मान लो। इक्विलिब्रियम तो खैर आएगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा, फिलहाल तो देखो F इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2, है ना।
तो F T1 की जगह पे क्या रखोगे, K1x अब प्लस K2x, बताया था। इसके बाद मैं चाहता हूं ना कि दोनों स्प्रिंग को हटा के कोई एक स्प्रिंग लिया जाए, दोनों को हटा देता हूं, और कोई एक स्प्रिंग लिया जाए ना, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं K इक्विवेलेंट, 2 के बजाय 1। अकेला भीम 10,000 हाथी के बराबर था, ऐसा बोलते हैं, मतलब एक भीम 10,000 हाथी के इक्विवेलेंट है। तो दोनों को हटा के अगर एक लिया जाए तो उसका अगर के ई होता, के इक्विवेलेंट, और फोर्स वो भी x खींच जाता, x से स्ट्रेच हो जाता, तो यहाँ पे क्या होगा, K1x प्लस क्या होता, K2x। तो यहाँ से x कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, K1 प्लस K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, या तो सिलिंग से जुड़ा हुआ या तो ब्लॉक, आपस में नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्ट, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुमने क्या देखा है ना, कि जो इलॉन्गेशन होता ना, इलॉन्गेशन वो रहता है सेम, मतलब x है ना, और क्या होता है, फोर्स होता है डिफरेंट दोनों में। देख लो F लगा, इसमें F1 था, इसमें F2 था, जिसको मैंने टेंशन का नाम दिया हुआ है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो अगर ये x से खींचा तो दोनों x से ही खींचेगा, तो इलॉन्गेशन सेम होगा, पर फोर्स अलग अलग हो गया, एक को F1 मान लिया, F2 या T1 T2 मान लिया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में देखिए जरा, है ना, दो स्प्रिंग सीधा कनेक्टेड होता आपस में, देख लो अब ये साफ दिख रहा है कि आपस में कनेक्टेड है। इसका K1 मान लेता हूँ, इसका K2 मान लेता हूँ। इसमें तुमने फोर्स लगाया F, अब ये बराबर फोर्स, इसमें भी फोर्स F ही लगेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है एक स्प्रिंग में हर जगह एक जैसा फोर्स होता है। अगर स्प्रिंग सेम हो ना, स्प्रिंग सेम हो, है ना, और यहाँ से तुमने F लगाया तो हर जगह F ही दिखाई देगा, सेम है तो ये सेम ही तो है, सीरीज में है तो यहाँ भी फोर्स कितना होगा F, यहाँ भी फोर्स क्या होगा F। पैरेलल में क्या होता है, इलॉन्गेशन सेम होता है, फोर्स डिफरेंट होता है। सीरीज में क्या हो रहा है, फोर्स सेम है, जितना लगाया उतना सबको मिल रहा है, ठीक है, पर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो इलॉन्गेशन अलग अलग है। ये मान लो x1 खींचा और ये मान लो x2 खींचा, है ना, और टोटल हमने कितना, टोटल एलॉन्गेशन क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एलॉन्गेशन कर दिया x खींचा, तो जिसका K1 ज़्यादा होगा वो कम खींचेगा, जिसका K2 ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खींचेगा, x, ठीक है। तो सीरीज में तुमने क्या देखा, इलॉन्गेशन अलग अलग हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीरीज के बारे में, यहाँ पे लिखूँ तो सीरीज के बारे में, ये देखो सीरीज, पहला फोर्स सेम रहेगा, दूसरा इलॉन्गेशन डिफरेंट हो जाएगा। इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तुम देख रहे हो उसका उल्टा हो रहा है। तो जरा देखना जरा यहाँ पे ये F इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, K1 x1, F इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, ये सब बता चुका हूँ ना, शायद क्या बता चुका हूँ, है ना। अगर मान लो इनको हटा के एक हम और एक स्प्रिंग ले लेते, है ना, इसको हटा के कोई एक, तो उसके जो कि इन दोनों के जैसा काम करता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट, और किसके बराबर हो जाता है, x, क्योंकि टोटल एलॉन्गेशन क्या है, x, टोटल एलॉन्गेशन क्या है, x। ऐसे एक स्प्रिंग ले लेते जो x खींचा जाता, तो उसका ये क्या होता, तो साफ दिख रहा क्या, यहाँ से x इक्वल टू क्या रखेंगे, x1 प्लस x2। इस वाले केस में क्या हुआ था, फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2, यहाँ पे x इक्वल टू x1 प्लस x2। x की जगह पे क्या पुट करोगे, F अपॉन K इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या पुट करोगे, F अपॉन K1 और ये F अपॉन K2। F कैंसिल करो तो सीरीज में ये फॉर्मूला बन जाता K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको जब सॉल्व करोगे ना, अपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है 10th क्लास में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला आता था, सीरीज वाले में ये फार्मूला आता था, ये वाला। यहाँ पे उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, देखो ये देखो, ये पहले बता चुका हूँ, ठीक है। 1 मिनट देखने दो वीडियो को, सही जा रहा है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, अब इसका टाइम पीरियड ऐसे जोड़ जाड़ के पूछेगा इसका टाइम पीरियड वगैरह क्या है। ये पहले भी इसका एक वीडियो बना चुका हूँ शुरू में, स्प्रिंग वाले का। जैसे देखो
मान लो यही क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछेगा, क्या क्या इसको मैंने ना एक्स से मैंने डिस्प्लेस कर दिया तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड। तो टी का फॉर्मूला स्प्रिंग के केस में क्या होता है, 2πm/k। मास इनका नहीं लेते, मास जो लटका रखा वो लेते हो, इनका मास 0 होता है। तो ये हो गया m, और यहाँ से इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, k1 + k2, है ना। सीरीज वाले का अगर हमने ऐसे लटकाया होता तो k1 k2 और यहाँ से मास, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, फॉर्मूला वही है m/k। k की जगह पे क्या रखते, 2k1 k2 अपॉन k1 + k2। ये देखो, ये अभी उधर मिटा दिया, आपको पता है ना सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे होता है। तो क्या होता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लेते, हमेशा इक्विवेलेंट लोगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट लोगे, ये समझ रहे हो, ऐसा। जरा सोच, एक चीज बताओ मुझे, जैसे ये देखो, जैसे मान लो ऐसे एक ब्लॉक है और ये फिक्स कर दिया, ये k1 और k2, ऐसे करके छोड़ेंगे तो ऐसे 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 चिम में। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का वही फार्मूला लोगे, टाइम पीरियड 2π, है ना, क्या होगा फार्मूला m/k। k क्या लोगे, एक का k1 लेता हूँ, एक का k2, तो k की इक्विवेलेंट क्या लोगे, तो ये किस में है, सीरीज में या पैरेलल है, तो हमेशा याद रखना ये पैरेलल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों, सीधा कनेक्शन तो है ही नहीं ना, स्प्रिंग टू स्प्रिंग कनेक्शन नहीं है, या तो सीलिंग से या तो ब्लॉक से आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से t = क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ से इक्विवेलेंट लेते हो और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, k1 + k2, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा है, देखो इस तरीके से, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा 10th में तो आपको सब पता होगा। ये देखो ऐसा जोड़ा, मान लो इसका k1, इसका k2 और इसका k3। अच्छा एक काम करता हूँ, k छोड़ दो, रहने दो, k3 k4 लेता हूँ। इसको थोड़ा ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फार्मूला तो यही लगेगा, इक्विवेलेंट। तुम जरा सोचो, अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ा होगा तो पहले इसके ऊपर वाले हिस्से का निकालो, इतने हिस्से का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, k1 + k2। फिर इतने हिस्से का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सीरीज में तो क्या हो जाएगा, k3 k4 अपॉन k3 + k4। कैसे होगा आपको पता है, इसका नाम ले लेता हूँ k' और इसका नाम ले लेता हूँ k'। अब कुछ ऐसा शक्ल आ गया इस वाले का, इन दोनों को बजाय कोई एक लेते तो वो k' होता जिसका वैल्यू ये होता, इन दोनों के बजाय कोई एक लेते तो इसका वैल्यू k" होता, और ये ऐसा कुछ बन जाता। अब ये ऑलरेडी क्या पैरेलल है ना, तो k इक्विवेलेंट पूरे का क्या हो जाता है यहाँ पे, k' और k'। यहाँ पे पुट कर देते हैं आप, इस जगह पे पुट करके तुम निकाल लोगे टाइम पीरियड, देख लो, क्लियर हो गया। देखो अब जरा सुनना, जरा देखो, कभी कभी कहेगा कि दो स्प्रिंग को काट दिया और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया या सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, ऐसा कुछ भी कहेगा। तोड़ना है स्प्रिंग को, तो एक अच्छा खासा स्प्रिंग को अगर तोड़ोगे, ये देखो, ये इसका L है और K, आपको पता है कि L क्या लेता हूँ मैं, लेंथ, K क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये भी L/2, ये भी L/2। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L है स्प्रिंग कांस्टेंट। L और K ऐसा करा बनेगा, ये देखो, सॉरी क्षमा प्रार्थी हूँ, तहे दिल से क्षमा चाह रहा हूँ, ग्राफ ऐसा बनेगा। L जितना बढ़ाओगे K कम होता जाएगा, L जितना कम होगा K बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो लोगों ने अभी तक पता नहीं क्या क्या बोल चुके होंगे मन में, ये ठीक है। अभी क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा,
अगर आधा आधा करोगे L/2 तो क्या हो जाएगा, ये 2K, ये डबल डबल हो जाएगा, है ना। फिर आपसे कहेगा कि स्प्रिंग है, बात को समझो, लेंथ K है और लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इसको मैंने इस पार्ट में, ऐसे पार्ट में डिवाइड किया, 3:2 रेशियो में डिवाइड किया। K उल्टा हो जाएगा, पर ऐसे देखो 3:2 रेशियो में डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 3:2 लेंथ वाइज। इनका लेंथ का रेशियो कुछ ऐसे, बहुत गंभीरता से सुनना, लेंथ 3:2 में कर दिया, इसी को 3/2/5 L के बराबर है। तो जरा इसका K1 मान लेता हूँ, इसका K2 मान लेता हूँ। पहले लेंथ देखो, है ना, फर्स्ट स्प्रिंग का और ये सेकेंड स्प्रिंग का लेंथ, है ना। ठीक है भाई, लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल L था 325 गुना 3, इसका लेंथ L था टोटल 5 गुना 2। रेशियो तो ऐसे ही निकालते हैं, है ना। अगर ये L है, इसको 3 और 2 के अनुपात में बांटा है तो 3/5 भाग ये हो गया, 2/5 भाग ये हो गया। अगर K की बात करो तो उल्टा कर दो, 5/3K, उल्टा कर दो 5/2K, है ना, ऐसे हो गया तुम्हारा K। ठीक है, ये, और तुम 5 कैंसिल कर दो, 2 इधर रख दो, 3 इधर रख दो, मतलब अगर रेशियो अगर निकालना है तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। फिलहाल तो ये इतना ही रख दो, हो गया 5/3K और 5/2K, ये तुम्हारा हो गया K का वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने इस स्प्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पर देखो 3 पार्ट में, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, है ना। ये L है तो इसको 3:2 3:2:1 इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 3:2:1 में, है ना। ये ऐसे स्प्रिंग था जिसका लेंथ L था और स्प्रिंग कांस्टेंट K था। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस वाले हिस्से का, चलो इस वाले हिस्से का क्या हो जाएगा, इसको L1 कहता हूँ, इसको L2 कहता हूँ, इसको L3 कहता हूँ। L1 क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, पूरे का 1/6, 3 भाग ऐसा। देखो तो 3 2 5 1 6, L/6, जैसे यहाँ पे 3 2 5, L/5 और 3 भाग, L/5 3 2 5 2 भाग, 3 2 5 1 6, L/6 3 भाग। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये L1 हो जाएगा तुम्हारा L/2। तो जरा सोचो तो K1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2K। L2 सोचो क्या होगा भाई, L2 देखिए कहाँ पे L2, 2 भाग है ना, तो 2 भाग किसका है, पूरे का, 3 2 5 1 6, तो ये देखो 2 भाग, तो कितना हो गया L/3। इसका K2 क्या हो जाएगा, 3K 3/1। L3 देखो तो 1 भाग पूरे का, देखो L का, तो इसका K3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6K, 2K 3K 6K। अब इसी को कहेगा, इसको सीरीज में डाल दिया, पैरेलल डाल दिया, स्प्रिंग को तोड़ के सीरीज में डालोगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वही का वही आएगा। आप ना एक चीज़ और ध्यान से सुनो जरा, इसको गंभीरता से जरा, है ना। देखो 3 भाग में कभी बांटने के लिए तो बोलेगा नहीं, पर कौन सा मुसीबत है, इसको और समझिए जरा ध्यान से। मान लो कि स्प्रिंग है, ये देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो 4:3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। इसको ब्रेक कर दिया, अच्छा खासा K था, अच्छा खासा L था, तो इसका L1 मान लेता हूँ लेंथ, L2 मान लेता हूँ। L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो L का 4 3 7, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसी का K1 क्या हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो 7/4 के उल्टा। L2 को देखो क्या है, 3 भाग है, इतना हो गया, तो इसका K2 क्या हो जाएगा, 7K/3 हो जाएगा। ये भी देखो, देख लो समझ रहे हो मत को, है ना। इसी में कहेगा कि इसको आप सीरीज में डाल दो, पैरेलल डाल दो, स्प्रिंग को 10 टुकड़े करो, सीरीज में डाल दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही आएगा जितना पहले वाला था। K है तो K ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस
तो लोग कर लेना 55, 56, सिर्फ वही वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। 57, 58, 58 देखो, अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L, फोर्स कांस्टेंट K, हैज़ टाइम पीरियड T, इट इज़ कट इन 2 इक्वल पार्ट, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। जरा मुझे एक बात बताओ रे, क्वेश्चन पढ़ना था 58, 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, मैं इसको n पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, ये आपका इसका K लेता हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट और L लेंथ लेता हूँ, इसके तुमने n टुकड़े किए, ऐसे ऐसे कितने n पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। फिर आपसे कहते हैं हर एक पार्ट का टाइम पीरियड क्या होगा। पहले यहाँ से कोई मास करके ऐसे इसका टाइम पीरियड नोट कर लिया, फिर यहाँ से हर एक पार्ट के साथ मास अटैच किया तो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। इसके n टुकड़े किए, फॉर्मूला बना रहा हूँ, हर एक का टाइम पीरियड क्या होगा, कंपेयर करना है पहले वाले से, कंपेयर करना है हर एक का टाइम पीरियड क्या होगा, कंपेयर करना है पहले वाले से। पहले वाले का T 2 पाई, उसके साथ मास अटैच किया m/k ही हो गया पहला, सेम मास इसके साथ अटैच किया। स्प्रिंग का कोई मास मत लेना, स्प्रिंग यहाँ भी 0 था मास, यहाँ हर जगह 0 है, उसका मास लेते हैं m, केवल मास इसका लिया जाता है, याद रखना। ये हो गया T का फार्मूला। अब एक छोटे पार्ट को ना आप इमेजिन करो, छोटे पार्ट, इसका K डैश और L डैश लेंथ, तो L डैश क्या होगा, पूरे का nवां भाग होगा कि नहीं होगा बताओ। n टुकड़े किए ना, 10 टुकड़ा क्या होगा, तो पूरे का 1/10 होता। और K डैश क्या होगा, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट उल्टा हो जाता है, अंदर ये 1/n है तो n k हो जाएगा। अगर आधा करते तो 2k, अगर 1/3 करते तो 3k, ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई, फॉर्मूला तो वही होता है ना m/k, तो T डैश ले लेता हूँ इस केस में 2 पाई, मास तो वही वाला है ना, उसी मास को यहाँ पे अटैच किया। K क्या लोगे यहाँ पे, K क्या लोगे n k, देखो तो क्या हो गया फॉर्मूला, उससे कंपेयर करो, है ना। T डैश को मैं लिखता हूँ 2 पाई m/k, और n को मैं अलग से ले लेता हूँ कोने में, देख लो। तो T डैश इक्वल टू क्या हो गया, T, ये T के बराबर है, और √n, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, देखो है ना। कभी कभी कहेगा सारे टुकड़े को तुम पैरेलल डाल दो, पैरेलल यहाँ कंबाइन कर दो, ठीक है, तो टाइम पीरियड अभी ये समझ में आ गया। तो T डैश इक्वल टू, इस वाले क्वेश्चन में तुमने क्या किया था, आधा किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो रूट रख देना, 2 रख देना, तो T/√2, पहले वाले का 1/√2 कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको, यहाँ तो क्या हुआ, हर एक पार्ट का तुमने टाइम पीरियड निकाल दिया। अगर वीडियो में धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, तो उसको स्पीड बढ़ा के देखो, है ना। लग रहा है ये चीज़ आसान है तो 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, क्या प्रॉब्लम है। अगला सुनना, इस छोटे से टुकड़े को कहते हैं कि पैरेलल डाल के सेम मास से लटका दो, पैरेलल डाल के कितने सारे n, सेम मास से लटका दिया, मास m था। अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो जरा बताओ पैरेलल वाले का हर एक पार्ट का कितना हो गया, हर एक पार्ट का इसका कितना हो गया n k, इसका कितना हो गया n k, तो k इक्विवेलेंट क्या होता है ऐसे केस में, पैरेलल वाले में सबको ऐड कर दो, यही कर दो ना भाई, पैरेलल में सीधा सीधा ऐड कर लो, हर एक पार्ट का आपने L/n किया तो n k प्लस डॉट 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 n बार हो गया, तो कितना हो गया n × n k, ऐसे तो जोड़ोगे n² k, ये हो गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो गया। टाइम पीरियड T डैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 पाई m/ क्या रखें n² k, मास वही वाला लटकाना है भाई, तो n को जब बाहर कर दो ना तो पता चलेगा कि ये T/n के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर इसको तुम ये सीरीज में, है ना, तो ये क्या होता है n k डॉट डॉट डॉट, सीरीज में अगर लगाओ तो बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट। इस केस में फार्मूला क्या होता है, 1/n
एन के 1/n के प्लस डॉट 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 एन बार। तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/n के, n से n कैंसिल नहीं, तो यहाँ से ज़रा ऐसे केस में k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी को काट के उसी को सीरीज में डाल दिया तो वहीं के वहीं पहुँच गए ना, तो टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि k वैसा का वैसा रह गया। आई होप कि आप समझ चुके होगे इसको देख लेना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़ा ढंग का, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डाल दूंगा और फिर नया टॉपिक जल्दी जल्दी शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है, इलास्टिसिटी।